Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about breech presentation, the commonest malpresentation of the breech presentation and the delivery maneuver of the breech. So let's talk about most common malpresentation, that is breech. इट इज़ सीन इन 3% प्रेगनेंसी टर्म, ये टर्म पे 3% प्रेगनेंसी में ही देखा जाता है. सी एक फीमेल के यूएसजी में 30 या 32 वीक पर बेबी ब्रीच में देखा जा सकता है. बिकॉज बेबी छोटा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना वो इस टाइम में इंक्रीज कर रहा होता है, तो बेबी का साइज इंक्रीज करने के साथ साथ हेड जो होता है ना वो हैवी होने लगता है एंड ये ऑटोमेटिकली लोअर सेगमेंट में चला जाता है हैवी होने की वजह से. बट मेनी टाइम्स ब्रीच जो है ना वो प्री मैच्योरिटी की वजह से भी होता है एंड टर्म पे आते आते ना 3% प्रेगनेंसीज में ही ब्रीच देखा जाता है. एंड इफ़ किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्रीच है देन सेकेंड में हो सकता है कि ये चांस 10% तक चला जाए, और थर्ड प्रेगनेंसी में अगर प्रीवियस 2 प्रेगनेंसीज में ब्रीच होती है तो थर्ड में ये चांस जो इंसिडेंस है ये 30% हो जाता है. सो यू कैन रिमेंबर दीज इंसिडेंट्स एज 3 10 जा 30. फर्स्ट प्रेगनेंसी में 3% चांस है, सेकेंड में अगर फर्स्ट ब्रीच है तो सेकेंड में ये चांसेस जो इंसिडेंस जो है वो 10% हो जाता है, एंड थर्ड में अगर प्रीवियस 2 प्रेगनेंसी में अगर ब्रीच है तो थर्ड में ये इंसिडेंस 30% हो जाता है. ओके, नाउ सी ब्रीच के एसोसिएशंस क्या क्या हैं. सो वी ऑल नोज दैट कि ब्रीच में जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होता है वो प्री मैच्योरिटी की वजह से ही ब्रीच होता है. ओके, सो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन हो गया प्री मैच्योरिटी, एंड दूसरा अदर एसोसिएशंस क्या हो सकता है, ट्विंस में होता है ब्रिज देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोमनियोज में भी देखने को मिलता है ब्रिज. ओके, सी तो किसी को इफ लाइकर ज़्यादा है तो ब्रिज हो सकता है, क्योंकि लाइकर ज़्यादा है तो बेबी मूव ज़्यादा करेगा ना, एंड ट्विंस में तो वैसे ही लाइकर ज़्यादा होता है तो उसमें ब्रिज होने का चांसेस और इंक्रीज कर जाता है. एनोमलीज की वजह से भी ब्रिज होता है, लाइक मे बी मैटरनल एनोमलीज में क्या हो सकते हैं, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है तो उसमें ब्रिज होने का चांसेस होता है. या फिर बेबी का क्या हो सकता है, बेबी को अगर इफ हाइड्रोसिफेलस है फीटल एनोमलीज में तो इसकी वजह से भी ब्रीच देखने को मिलता है. अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लाइक प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर पेल्विक ट्यूमर्स है, लाइक फाइब्रॉयड है, ओवरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं, तो इन सारे के साथ ब्रीच जो होता है ना वो एसोसिएटेड हो सकता है. ओके, नाउ सी वेरिएशंस इन ब्रीच प्रेजेंटेशन. तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड जो होता है ना वो फ्लेक्स्ड होगा एंड लेग भी फ्लेक्स्ड होंगे. आप देख सकते हो इस फिगर में हेड भी फ्लेक्स्ड है, लेग भी फ्लेक्स्ड है, एंड क्या बोलते हैं इसको, हैंड्स भी फ्लेक्स है. ओके, तो ये टोटल फ्लेक्स है तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन एंड इसको बोलते हैं हम कंप्लीट ब्रीच. ओके, सो इसको कंप्लीट ब्रीच या फ्लेक्स्ड ब्रीच बोलते हैं. तो एक और कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हेड फ्लेक्स्ड होता है, आप देख सकते हो हेड फ्लेक्स्ड होता है, बट लेग जो है ना वो एक्सटेंडेड होता है. लेग क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रैंक ब्रीच. ओके, या फिर एक्सटेंडेड ब्रीच. तो एक और पोजीशन होता है थर्ड पोजीशन जिसमें क्या होता है कि हेड तो फ्लेक्स्ड होता है, हैंड भी फ्लेक्स्ड होता है, बट एक लेग जो है ना वो फ्लेक्स्ड होता है. एक लेग फ्लेक्स्ड होता है, नीचे की तरफ पेल्विस पे विजिबल होता है, बट एक लेग जो है ना वो एक्सटेंडेड होता है. ये लेग कभी कभी जो फ्लेक्स्ड लेग है वो कभी कभी बाहर की तरफ गिरी हुई भी होती है. ओके, सो इट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट ब्रीच. ओके, सो इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन ब्रीच होता है ना वो होता है एक्सटेंडेड ब्रीच और फ्रैंक ब्रीच. ये सबसे मोस्ट कॉमन है. मोस्ट कॉमन ब्रीच इज फ्रैंक ब्रीच एंड इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट ब्रीच. जो फ्रैंक ब्रीच है ना ऑल्सो द बेस्ट ब्रीच फॉर द वेजाइनल डिलीवरी. वेजाइनल डिलीवरी के लिए ये सबसे अच्छा ब्रीच माना जाता है. ओके, सी ब्रीच की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल होता है बट इंस्टीट्यूशनल सेटअप में किसी बड़े हॉस्पिटल में की जाती है बाय द ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन के द्वारा. ठीक है, रिमेंबर कि फ्लेक्स्ड ब्रीच की भी वेजाइनल डिलीवरी होती है, बट फुटलिंग ब्रीच को आप देखो, आप देख सकते हो कि इस फ्लेक्स्ड ब्रीच की भी डिलीवरी होती है और फ्रैंक ब्रीच की तो काफ़ी आसान होती है डिलीवरी. बट ये आप अगर आप देख रहे हो इनकम्प्लीट ब्रीच तो इसमें एक लेग बाहर की तरफ गिरा हुआ है और एक लेग अंदर है, तो इसमें कॉर्ड इंटेंगलमेंट और कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस ना ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं एंड इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं. सो फुटलिंग ब्रीच, इसे आप फुटलिंग ब्रीच भी कह सकते हो. तो फुटलिंग ब्रीच कांट बी डिलीवर्ड वेजाइनली, इट इज़ डिलीवर्ड बाय द सिजेरियन सेक्शन. ओके, सी कई बार ब्रीच में ना हेड पर फ्लेक्शन देखा जाता है. आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे हेड जो है ना वो एक्सटेंडेड है.
फ्लेक्शन नहीं है, हेड क्या है, एक्सटेंडेड है, ऊपर की तरफ होता है। मीन्स बेबी ना स्टार को देख रहा है, आप इस फिगर में भी देख सकते हो कितना ज़्यादा ये हेड एक्सटेंडेड है। तो स्टार को देख रहा है, इस टाइप का सीन होता है ना यूएसजी में, तो इसे हम कहते हैं स्टार गेजिंग साइन। तो स्टार गेजिंग साइन होता है एक्सटेंडेड हेड के साथ में। सी एक्सटेंडेड ब्रीच मोस्ट कॉमन है एंड इसकी वेजाइनल डिलीवरी होती है। मोस्ट कॉमन ब्रीच जो है वो एक्सटेंडेड ब्रीच है, जिसको फ्रैंक ब्रीच भी कहते हैं, उसकी वेजाइनल डिलीवरी होती है। बट कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है एक्सटेंडेड हेड और आप जल्दी में मार्क कर देते हो कि इसकी डिलीवरी हो सकती है, बट रिमेंबर एक्सटेंडेड हेड की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, एक्सटेंडेड ब्रीच की डिलीवरी नॉर्मल होती है। मीन्स जिसमें एक्सटेंडेड लेग होते हैं, ठीक है, तो उसकी एक्सटेंडेड लेग की डिलीवरी नॉर्मल होती है। बट अगर हेड एक्सटेंडेड है तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब भी आप बेबी को डिलीवर करने की कोशिश करोगे तो इसका लेग्स बाहर निकल जाएंगे, हैंड्स बाहर निकल जाएंगे, शोल्डर तक बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब आप हेड निकालने की कोशिश करोगे ना, तो ये हेड का जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, ये सैक्रम, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास फंस जाएगा एंड ये जो चिन है ये सैक्रम के पास फंस जाता है। ओके, सो आप इफ ज़्यादा फोर्स से खींचोगे तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड टूट सकती है एंड ये बेबी की डेथ हो सकती है। सो रिमेंबर, इफ आपको एक्सटेंडेड हेड दिखता है, इफ आपने ब्रीच का यूएसजी किया, और यूएसजी करना जरूरी भी होता है ब्रीच में, क्योंकि आपको पता करना होता है ना कि हेड बेबी का एक्सटेंडेड है या फ्लेक्स्ड है। अगर हेड एक्सटेंडेड है तो आप पहले से ही सिजेरियन प्लान कर दो, एंड इफ हेड फ्लेक्स्ड है तो आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हो। ओके, so star gazing sign on USG is an indication of cesarean section। ये cesarean section का इंडिकेशन है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि ब्रीच की वेजाइनल डिलीवरी कैसे की जाती है। तो ब्रीच डिलीवरी के लिए ऑलवेज हम प्रीफर करते हैं ब्रीच इन एंटीरियर पोजिशन, मीन्स उसके सैक्रम जो है ना वो एंटीरियर हो। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट सैक्रो इंटीरियर, यहाँ पे सैक्रम लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड में और एंटीरियरली है सैक्रम, ठीक है। बेबी का बटक्स दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आपको एंटीरियर पोजीशन में सैक्रम है, तो इसको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इफ़ ये बेबी आता है लेफ्ट सैक्रो ट्रांसवर्स में या फिर लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर, सैक्रम पोस्टीरियर लेफ्ट हो या राइट हो, तो सैक्रम अगर पोस्टीरियर है तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी के टाइम में उसे थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। ओके, ताकि जो लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर होता है ना उसकी डिलीवरी थोड़ा ईजिली होती है एंड जो बेबी है उसको इंजर्ड होने का भी चांसेस कम होता है। सी, तो नॉर्मल डिलीवरी में ब्रीच की अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले नीड होता है कि मदर से हम कंसेंट ले लें। टेक द कंसेंट ऑफ द मदर बिफोर प्लानिंग द वेजाइनल डिलीवरी, ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी। ओके, तो कंसेंट ले लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना सिफेलिक की, तो उसमें बेबी को इंजर्ड होने का चांस 1 to 2% होता है, बट ब्रीच डिलीवरी में ये इंजर्ड होने का चांस 4 to 5% हो जाता है। बट फिर भी 95% चांस होता है कि बेबी को कोई इंजरी नहीं होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली जो अटेंडीज़ हैं या फिर जो मदर है उसको आप कितने कॉन्फिडेंटली समझा पाते हो कि देखिए कि ब्रीच की नॉर्मल डिलीवरी तो होती है एंड जो सिफेलिक होती है उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी में जो इंजरी का चांस है बेबी को वो 1 to 2% है, बट ब्रीच में ये चांस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। बट फिर भी 95% चांसेस है कि बेबी को कोई इंजरी नहीं होगी। ओके, सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देकर ब्रीच की वेजाइनल डिलीवरी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि पेल्विस एंड पेरिनियल मसल जो होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड ब्रीच एक्सट्रैक्शन इजीली हो पाता है। सो फर्स्ट सी एक्सटेंडेड ब्रीच, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन ब्रीच होता है। एक्सटेंडेड ब्रीच मीन्स फ्रैंक ब्रीच। सी, एक्सटेंडेड ब्रीच में डिनोमिनेटर होता है सैक्रम, जैसा कि मैंने आपको पिछले फिगर में दिखाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा ना वो इस सैक्रम ही होगा। ओके, तो ये डिनोमिनेटर जो है ना सैक्रम, ये मोस्टली लेफ्ट की तरफ ही होता है, तो लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर ऐसे करके ये बेबी पेल्विस में इंटर करता है। एंड जब ये फीमेल डिलीवरी के लिए आती है तो रिमेंबर आपको फ्रैंक मीन्स एक्सटेंडेड ब्रीच दिखता है एंड ये सैक्रो एंटीरियर होनी चाहिए। इफ सैक्रो एंटीरियर नहीं है तो इसे क्या करोगे आप बेबी को थोड़ा सा टर्न करके सैक्रो एंटीरियर कर दोगे, इफ अगर ये ट्रांसवर्स में है या फिर सैक्रो पोस्टीरियर है तो ठीक है, तो इसको आप सैक्रो एंटीरियर कर दीजिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके,
सो नाउ सी एक्सटेंडेड ब्रीच, जब सैक्रो एंटीरियर होता है तो या फिर आपको किसी भी ब्रीच में इंटरफेयर करने की नीड नहीं है जब तक कि अम्बलाइकस की डिलीवरी नहीं होती है। सी मैंने फुटलिंग की बात नहीं की, फुटलिंग में तो हमेशा सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है, बट अदर किसी भी ब्रीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना है जब तक कि अम्बलाइकस की डिलीवरी नहीं होती। ओके, सो वेट टिल द डिलीवरी ऑफ द अम्बलाइकस। ओके, एंड इसे कहते हैं हम असिस्टेड ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी। ओके, सी ब्रीच डिलीवरी के 3 मेथड्स होते हैं, ब्रीच असिस्टेड, ब्रीच एक्सट्रैक्शन एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी। ओके, सो नो टच टिल द अम्बलाइकस इज डिलीवर्ड। सो नाउ सी अगेन, इफ बेबी इस लेवल पर है, आप यहाँ पे देख सकते हो बेबी इस लेवल पे है, एंड अभी ब्रीच जो है ना वो पेरिनियम में ही दिख रही है, तो मैं क्या करती हूँ कि 2 फिंगर्स ग्रोइन में से लगाकर और इसके बेबी को खींचती हूँ, इसके लेग्स को पकड़ के डिलीवर कर देती हूँ, एंड बेबी को फिर से हम डिलीवर कर देते हैं। तो इसे कहते हैं ब्रीच एक्सट्रैक्शन। ये बेबी के इससे क्या होता है ना कि बेबी के इंजर्ड होने का चांसेस इंक्रीज करता है। सो रिमेंबर, ग्रोइन ट्रैक्शन नहीं करना होता है, हम ग्रोइन में ही अगर बेबी दिख रहा है उसी टाइम से हम इसे नहीं खींचेंगे। ओके, इससे क्या होगा ना कि ग्रोइन इंजरी होगी एंड वेसल्स नर्व इंजर्ड हो सकते हैं बच्चे के, और जितनी जल्दी आप बेबी को हाथ लगाएंगे उतनी जल्दी बेबी का ट्रिगरिंग ऑफ रेस्पिरेशन हो सकता है, बेबी एस्पिरेट कर सकता है लाइकर को। ओके, सो डोंट टच ब्रीच अंटिल अम्बलाइकस इज डिलीवर्ड। जब तक कि अम्बलाइकस डिलीवर्ड नहीं होता है आपको टच नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेबी का अम्बलाइकस डिलीवर्ड हो गया है, तो इसके बाद ही हम बेबी को टच करेंगे। ओके, सी तो ये तो हो गया असिस्टेड और ब्रीच एक्सट्रैक्शन। एक और सिचुएशन होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि वेट कर रहे हैं कि ब्रीच खुद से बाहर आ जाए, और ब्रीच बाहर आ गया, थोड़े टाइम में आप देखोगे कि बेबी के लेग्स जो है ना वो अपने आप डिलीवर हो जाते हैं, और बेबी के लेग्स डिलीवर हो गए, फिर भी आप वेट कर रहे हो, कुछ नहीं करते हो, फिर देखते हो धीरे धीरे शोल्डर्स भी डिलीवर हो गए, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये बेबी की हेड जो है ना वो भी अपने आप ही डिलीवर हो जाए। सी प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज बेबी को स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो सकता है ना, एंड वो एस्पिरेट कर सकता है इस केसेस में भी। सो इस ब्रीच से लेकर हेड तक के डिलीवरी में मैक्सिमम 2 मिनट लगने चाहिए डिलीवर करने में। ओके, सो इफ़ आप ब्रीच एक्सट्रैक्शन भी आपको नहीं करना है एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी भी नहीं करना है, तो आपको जो लाइव बेबी की डिलीवरी के लिए करना होता है वो होता है असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच एक्सट्रैक्शन एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी जो होता है ना वो डन ओनली फॉर डेड बेबीज, ये सिर्फ डेड बेबीज के लिए ही किया जाता है। ओके, सो असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी इज द मेथड ऑफ choice to deliver a baby with a breech presentation. So now see the main maneuver of the breech. फर्स्ट लेट मी टेल यू कि जो लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर होता है पोजीशन, ये मेथड ऑफ चॉइस होता है। बेबी को अगर लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर नहीं है तो उसे हम सैक्रो एंटीरियर कर देते हैं टर्न करके, एंड जो मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द ब्रीच होता है वो यही होता है लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर। एंड जो एटीट्यूड होता है ना वो मोस्टली फ्लेक्शन होता है, मीन्स हेड का एटीट्यूड जो होता है वो बेबी का फ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, और अगर एक्सटेंडेड है तो वो स्टार गेजिंग साइन उसको बोलते हैं, एंड उसकी डिलीवरी सिजेरियन ही होती है। ओके, सो नाउ सी द फ्रैंक ब्रिज और एक्सटेंडेड ब्रिज। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें वेट करते हैं जब तक कि नेवल की अम्बलाइकस की डिलीवरी नहीं हो जाती है, अम्बलाइकस के लेवल तक बेबी बाहर नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, तो जब बेबी अम्बलाइकस तक बाहर आ जाता है तब हम क्या करते हैं कि बेबी को बोनी ग्रिप से पकड़ते हैं। कहाँ से पकड़ते हैं? बोनी ग्रिप से। आप यहाँ पे देख सकते हो इस बेबी को पकड़ा गया है यहाँ पे बोनी ग्रिप से। ओके, एब्डोमेन के लेवल पे नहीं पकड़ते हैं, उसको पेल्विक बोन पर हाथ से पकड़ के जेंटली नीचे धीरे धीरे नीचे इसको खींचते हैं, एंड ये बेबी की जो लेग्स हैं वो जो एक्सटेंडेड हैं उनको एक फिंगर से पॉप्लेटियल फोसा में थोड़ा सा पुश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फिंगर से पॉप्लेटियल फोसा में इस फिगर में दिखाया गया है कि थोड़ा सा इसको पुश करते हैं ताकि लेग्स जो है ना वो फ्लेक्स होकर बाहर आ जाए, एंड दूसरी लेग्स को भी इसी तरह से फ्लेक्स होकर बाहर निकाल देते हैं बाय द पुशिंग। जो पॉप्लेटियल फोसा है वहाँ पे पुश करके दूसरी लेग्स को भी ऐसे ही दोनों साइड से बाहर निकाल देते हैं। सपोज बेबी के लेग फ्लेक्स्ड है, बेबी का लेग अगर पहले से ही फ्लेक्स्ड है तो क्या होगा?
तो बटक्स में क्या होगा ना, दोनों जो लेग्स है ना, दोनों लेग्स भी साथ में दिखते हैं बटक्स के साथ, सॉरी बटक्स एंड दोनों लेग्स ये तीनों जो होते हैं ना वो पेल्विस में साथ में दिखते हैं। ये थोड़ा इजी होता है, जबकि ये रेयर प्रेजेंटेशन है कि पेल्विस में बटक्स भी दिखे एंड साथ में दोनों लेग्स भी दिखें। सो इसमें तीन चीज़ें सर्विक्स के ऊपर होती हैं, दो लेग्स एंड बटक्स। तो इस सिचुएशन में थोड़ा टाइम लगता है, ओके, बिकॉज सर्विक्स को ओपन होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें रेगुलर मास नहीं होता है ना, क्योंकि ये सर्विक्स पे तीन तीन ऑर्गन्स, दो लेग्स हैं और बटक्स है, तो अलग अलग ऑर्गन है एंड ये इरेगुलर है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ओके। तो इसलिए सबसे अच्छा फ्रैंक ब्रिज माना जाता है। बट इफ़ जब ऐसी प्रेजेंटेशन हो कि दोनों लेग्स भी हों, ये दोनों लेग्स भी हों आपको बाहर विजिबल हो एंड बटक भी विजिबल हो, तो इसे निकालने में काफ़ी इजी होता है। इसमें आप क्या करोगे कि एक लेग को पकड़ कर बाहर निकालते हो और फिर दूसरे लेग को भी पकड़ कर बाहर निकाल लेते हो, तो ये बहुत ईजिली डिलीवर होता है, ओके, फ्लेक्स ब्रिज में। सो अब देखते हैं आर्म्स को। तो इफ़ आर्म्स फ्लेक्स्ड है, इफ़ बेबी का आर्म्स फ्लेक्स्ड है, तो हमें बेबी को अब नीचे की तरफ खींचना है। सो रिमेंबर, आपके थंब जो है ना वो बेबी के सैक्रम पर होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके थंब जो है वो बेबी के सैक्रम पर होने चाहिए, थंब विजिबल नहीं है। एंड फिंगर्स जो है ना वो कहाँ होने चाहिए, वो होने चाहिए बेबी के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर, ओके। सी कभी भी आपको अपने फिंगर्स ये एब्डोमेन पे नहीं लगाना है, क्योंकि एब्डोमेन में क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन्स है लाइक लीवर, स्प्लीन, उनकी इंजरी हो सकती है। तो सैक्रम पे थंब एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे बाकी 4 फिंगर जो है ना वो रखते हैं, जो बोनी पार्ट है ना उसको पकड़ के, एंड धीरे धीरे इसको बेबी को स्लोली नीचे की तरफ खींचना चाहिए। सी इफ हैंड फ्लेक्स्ड है तो काफ़ी इजी होता है। आप इस बेबी को क्यूबाइटल फोसा में अपने दूसरे हाथ से, एक हाथ से इसको पकड़े हैं इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एंड सैक्रम पे, एंड दूसरे हाथ से क्या करते हैं कि इसके हैंड को, जो फ्लेक्स्ड हैंड है उसको क्यूबाइटल फोसा में डालकर दोनों तरफ से दोनों हैंड को बारी बारी से बाहर निकाल देते हैं, एंड देन बाकी रह जाता है आपको हेड की डिलीवरी। बट इफ़ ये हैंड एक्सटेंडेड है तो क्या करेंगे, इफ़ ये हैंड अगर एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड हेड जो होता है ना वो डिलीवर नहीं कर पाएगा ना। तो इस केसेस में क्या करते हैं, हम एक दूसरा मैनुवर करते हैं जिसे हम बोलते हैं लवसेट्स मैनुवर। इसमें हम बेबी को थोड़ा सा हिलाते हुए टर्न करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक बेबी बाहर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हैंड इसकी एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड हैंड है ना तो ये बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हम बेबी को थोड़ा सा हिलाते हुए थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में टर्न करते हैं एंड टर्न करते हुए नीचे की तरफ खींचते हैं। तो टर्न करने से क्या होगा ना कि एंटीरियर शोल्डर जो है ना, ये एंटीरियर शोल्डर ये आ जाएगा आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे, एंड जो पोस्टीरियर शोल्डर है ना वो हमारे हाथ में आ सकता है पोस्टीरियरली फ्रॉम द पोस्टीरियर रूमी वेजाइना। जो वेजाइना का पोस्टीरियर रूमी पार्ट होता है ना उस पार्ट से ये हमारे हाथ में आ सकता है, तो हम अंदर हाथ डालकर इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी कर सकते हैं, मीन्स इस हैंड को फ्लेक्स्ड करते हुए बाहर निकाल सकते हैं। देन फिर से हम इस बेबी को टर्न करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इफ़ ये हैंड निकाल लिया तो फिर से हम इस बेबी को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेंगे, एंड जो अभी एंटीरियर हैंड था ना उसको फिर से पोस्टीरियर कर देंगे। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जो हैंड था उसको फिर से पोस्टीरियर करके फिर से सेकेंड हैंड की भी डिलीवरी कर देते हैं, ओके। सो कई ऑब्स्टेट्रिशियन ना एंटीरियर लवसेट भी करते हैं, ठीक है, एंटीरियर लवसेट्स मैनुवर भी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में एंटीरियर लवसेट्स मैनुवर किया गया है। इस बेबी को टर्न तो किया गया है एंड ये हैंड जो है ना वो एंटीरियरली भी निकाल दिया गया है, मीन्स एक हैंड को निकाला पोस्टीरियरली एंड दूसरे हैंड को एंटीरियरली निकाल देते हैं। सी दिस वन। सो लवसेट्स मैनुवर जो होता है ना वो होता है फॉर द एक्सटेंडेड आर्म्स, एंड पिनार्ड्स मैनुवर हम करते हैं फॉर द एक्सटेंडेड लेग्स, ओके। नाउ सी, अब बेबी का ओनली हेड पेल्विस में है एंड उसे कहते हैं हम आफ्टर कमिंग हेड। तो आफ्टर कमिंग हेड की डिलीवरी कैसे होती है, सी, तो इसमें जब तक आपको जो आफ्टर कमिंग हेड में है जब तक आपको नेप ऑफ द नेक नहीं दिखता है, नेक का नेप मीन्स जो हेयरी पार्ट जहाँ से स्टार्ट होते हैं
हेड के, तो वो जब तक आपको नहीं दिखता है तब तक कुछ नहीं करना है। सो आप जेंटली बेबी को थोड़े थोड़े खींचते रहिए एंड जब नेप ऑफ द नेक दिखने लगे तब आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप आउटलेट फोर्सेप्स लगाकर, जिसको पाइपर्स फोर्सेप्स बोलते हैं, इसको लगाकर आप बेबी के हेड को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इस फोर्सेप्स में ना पेल्विक कर्व नहीं होता है एंड आपको ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना होता है। सो इससे बेबी का हेड पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं एंड बेबी को इंजरी का भी चांस कम होता है। ओके, सी एक और मेथड है इस बेबी को निकालने का। इसके लिए इसमें हम क्या करते हैं ना कि दो फिंगर से बेबी के शोल्डर को लगाते हैं और जो मिडिल फिंगर हमारा होता है ना उससे हम बेबी के नेप ऑफ द नेक पे फ्लेक्शन का सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और दो फिंगर्स हम शोल्डर पे लगाते हैं एंड जो दूसरा हैंड है ना, सेकेंड हैंड, ठीक है, सेकेंड हैंड के दो फिंगर्स को बेबी के आइज़ के नीचे जो मैलर बोन होता है वहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं कि जो मिडिल फिंगर है हमारे एक हाथ का, उस मिडिल फिंगर से हम हेड को फ्लेक्शन प्रमोट करते हैं एंड आगे से हम दो फिंगर से मैलर बोन को प्रमोट करते हैं फ्लेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो एरो बनाया हुआ है। इस तरह से हम मैलर बोन को फ्लेक्शन प्रमोट करते हैं एंड अपवर्ड से मिडिल फिंगर से भी हम नेप ऑफ द नेक में फ्लेक्शन प्रमोट करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि ये हेड फ्लैक्स करके धीरे धीरे करके ये बाहर निकल आता है एंड इसे हम कहते हैं मॉइस्चर स्मेली वियत मैनवर। ओके, सी ये जॉ फ्लेक्शन से भी किया जा सकता है, मैंने बताया अभी मैलर बोन पे, बट ये जॉ फ्लेक्शन से भी किया जाता है क्योंकि जब आप मैलर बोन पे फिंगर से फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो कि एक बेबी, छोटा सा बेबी है, तो इसके मैलर बोन और आइज़ में ज़्यादा कुछ डिस्टेंस नहीं होता है, तो हो सकता है कि आप मैलर बोन की जगह आइज़ को इंजर्ट कर दो बेबी के। ओके, बिकॉज फेस तो काफ़ी छोटा होता है। सो कई बार हम क्या करते हैं ना कि बेबी के मुंह में फिंगर डालकर जॉ फ्लेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, नाउ सी एक और टेक्निक है जिससे हम आफ्टर कमिंग हेड को निकाल सकते हैं। ओके, एंड वो टेक्निक है बर्न्स मार्शल मैनवर एंड इसमें हम बेबी को हैंड से सपोर्ट करते हैं नीचे की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेबी की डिलीवरी हो चुकी है शोल्डर तक, यहाँ पे नेप ऑफ द नेक भी विजिबल है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम बेबी को सपोर्ट देते हैं, थोड़ा सा होल्ड हिज फीट, इसके फीट को पकड़ते हैं एक हाथ से, 3 फिंगर ग्रिप से पकड़ते हैं। ओके, 3 फिंगर ग्रिप से पकड़ते हैं, मीन्स दोनों लेग्स के बीच में भी हमारी एक फिंगर होनी चाहिए। ओके, एंड उसके बाद ये एक हैंड से नीचे से सपोर्ट करते हैं, फ्री हिज माउथ एंड शक हिम आउट, उसको इसके जो माउथ है उसको एक हैंड से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इस 3 फिंगर से ये बेबी के लेग्स को बाहर की तरफ खींचते हुए इस लेग्स को मदर के एब्डोमेन की तरफ टर्न करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि बेबी का हेड जो है वो बाहर आ जाता है। रिमेंबर, ये भी मैनवर जब नेप ऑफ द नेक विजिबल हो जाता है तभी करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। ओके, सो जब इस टेक्निक से बेबी को मैं टर्न करती हूँ तो ये एक सर्किल ऑफ आर्क में घुमाते हैं। ओके, सर्किल ऑफ आर्क में घुमाते हैं एंड इसे कहते हैं टर्निंग द बेबी इन ए लार्ज आर्क ऑफ ए सर्किल। ओके, एंड ये है आपको बर्न मार्शल मैनवर। सो इन सारे टेक्निक्स को मैं रिकैप कर देती हूँ एक बार। तो ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम प्रीफर करते हैं ब्रीच इन एंटीरियर पोजीशन। ओके, सी इफ ये ब्रीच सैक्रो पोस्टीरियर के साथ प्रेजेंट करती है तो लेवर में उसे टर्न करके ब्रीच एंटीरियर कर देते हैं। सी नाउ सी टेक कंसेंट ऑफ द मदर बिफोर प्लानिंग द ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी। ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी प्लान करने से पहले मदर की कंसेंट लेनी जरूरी होती है। गिव एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं ताकि ये पेल्विक मसल्स को रिलैक्स कर दे। ओके, एनेस्थीसिया देते हैं टू द पेल्विक फ्लोर एंड स्किन ऑफ पेरिनियम ताकि जो पेन है वो कम हो एंड पेल्विक मसल्स रिलैक्सड हैं। सो हम डिलीवरी के लिए जो लाइव बेबी होता है उसकी डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, असिस्टेड ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी करते हैं एंड हम डेड बेबीज़ के लिए करते हैं ब्रीच एक्सट्रैक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी। ओके, सो असिस्टेड ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या है, नो टच टिल द अम्बलाइकस इज डिलीवर्ड। जब तक अम्बलाइकस डिलीवर्ड नहीं होता तब तक बेबी को टच नहीं करना है। एंड फॉर द एक्सटेंडेड लेग के लिए हमें क्या करना होता है, पिनार्ड्स मैनवर करना होता है। एक्सटेंडेड आर्म्स के लिए क्या करना होता है, लवसेट्स मैनवर करना होता है। एंड डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड,
मीन्स जो डिलीवरी सारे बेबी के सारे पार्ट्स के हो जाते हैं, जो हेड का डिलीवरी हो बाकी रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं या तो पाइपर्स फॉरसेप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर मोर्सो स्मेले वीए जो मैनुअर है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर बॉर्न मार्शल मैनुअर से ही हम बेबी के हेड को डिलीवर कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल. सी क्या होता है ना कि ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी एंड ब्रीच सिजेरियन सेक्शन दोनों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एंड ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं, बट सिजेरियन भी टोटली सेफ नहीं होता है. ओके, सो वी विल डिस्कस मैटरनल एंड फीटल both complication in the breech vaginal delivery and breech cesarean section in the next video. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.